गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर एंजॉइंग माय लेक्चर्स। आज के सेशन में हमारा टॉपिक है ईएसआई एंड पीएफ। ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस और पीएफ प्रोविडेंट फंड बहुत सुना है आपने, लेकिन कभी इस पे हमने नॉलेज लेने की कोशिश नहीं की। हमारे घर में बहुत लोग जॉब करते हैं, हमारे आस पड़ोस में बहुत लोग जॉब करते हैं, उनसे आपने सुना होगा मेरा ईएसआई कटता है, मेरा पीएफ डिडक्ट होता है, मैं इतनी एम्प्लॉय, मेरे एक ऑफिस में इतने एम्प्लॉयज़ हैं, मेरी कंपनी में इतने लोगों का एचआर मिलता है, राइट। तो इसी टॉपिक पे आज हमारा एक सेशन है। पहले हम लोग थ्योरी समझेंगे, ईएसआई क्या होता है, पीएफ क्या होता है, कब डिडक्ट होता है, कितने परसेंटेज से, और एक एक्सेल शीट हम लोग बनाएंगे जिसपे हम लोग कुछ फॉर्मूला सीखेंगे, कैसे कैलकुलेट की जाती है, कैसे सैलरी निकाली जाती है। तो इस वीडियो के बाद आई एम वेरी श्योर कि आपको ईएसआई पीएफ के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रहेगी। तो मैंने कोशिश करी है सबसे शॉर्ट टाइम में आपको समझा पाऊँ। स्टिल अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट एनी डिले। लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो ईएसआई पीएफ हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग थ्योरी पार्ट पूरा कवर करेंगे, फिर हम लोग प्रैक्टिकल इसका पार्ट पूरा देखेंगे। तो ये मैंने एक ब्यूटीफुल नोट्स बनाए हुए हैं, मैं इस नोट्स का आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ये हमने पूरा क्लास में डिस्कस भी किया हुआ है। तो ईएसआई पीएफ जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ईएसआई पीएफ क्या होता है, देखिए ईएसआईसी क्या है। सबसे पहले ये एक मेडिकल सेफ्टी के लिए, जैसे आप एम्प्लॉई हैं, आप काम करते हैं, तो गवर्नमेंट ने ये प्रॉब्लम समझी कि जो लो लेवल के एम्प्लॉई है, जो मिडिल क्लास के एम्प्लॉय की सैलरी ज़्यादा नहीं होती, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कंपलसरी जो है डिडक्शन बना दी है कि जो भी एम्प्लॉय काम करेगा उस एम्प्लॉय की सैलरी में से कुछ पैसा काट के आपको ईएसआईसी में जमा करना है। इससे क्या होगा, कल के दिन उसको अगर मेडिकल इमरजेंसी पड़ती है, अगर मान लीजिए उसको या उसकी फैमिली में किसी को मेडिकल की प्रॉब्लम होती है, तो वो करा सकता है उसमें इलाज, राइट। तो ईएसआईसी का पर्पस क्या हुआ, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और ये एम्प्लॉय की मेडिकल प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन के लिए ये फंड बनाया गया है। जैसे कि मान लीजिए सिकनेस आ जाती है, या काम करते करते डिसेबलमेंट आ जाती है, या एम्प्लॉय की डेथ ही हो जाती है, तो उस टाइम पे आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी और उस टाइम आपको पैसा दिलाया जाएगा। करेंटली अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे ईएसआईसी एप्लीकेबल होता है। मतलब उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय का ईएसआई काट के अपने फंड में जमा करना है। या फिर अगर देखा जाए आप जो सैलरी पे करते हैं उसकी, और वो सैलरी 21,000 से कम है, 21,000 से मंथली कम है, तो आपको एम्प्लॉय का ईएसआई काटना ही है और उसमें जमा करना है, राइट। अब देखते हैं इसमें रेट क्या चल रहा है, तो ध्यान समझिए। अब इसमें जो होता है, कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की जेब से काटा जाता है और कुछ एम्प्लॉयर की जेब से कटता है। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने आपको अपनी कंपनी में रखा है, तो आपकी जितनी सैलरी होगी उसका 0.75% कट के आपकी सैलरी से जमा हो जाएगा, और मैं अपनी पॉकेट से यानी अपने पैसों का 3.25% जमा करूंगा, यानी कुल मिला के 4% का कॉन्ट्रीब्यूशन आपका हर महीने हम करेंगे, राइट। तो ये हो गया हमारा कितना डिडक्शंस होगा, राइट। बाकी जो जो चीज़ें ज़्यादा ही थ्योरेटिकल है मैंने आपको नोट्स में दे दिया, आप पढ़ लेना एक बार। जो प्रैक्टिकल व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे ना बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं, देखो आपको कैश बेनिफिट भी मिल सकता है ईएसआईसी। जैसे मान लीजिए आपको प्रॉब्लम हो गई तो आपको कैश भी मिल सकता है। जैसे मान लीजिए फ्यूनरल के एक्सपेंस, जब डेथ हो जाती है तो उस टाइम खर्चा होता है, राइट। रिकवरी का पैसे की जरूरत पड़ सकती है, राइट। मेडिकल के टाइम में आपके बहुत सारे मेडिकल बिल होंगे तो उसका पैसा जरूरत पड़ सकता है। और अगर नॉन कैश बेनिफिट की बात करें तो आपका पूरा जो इलाज होगा वो ईएसआईसी में फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, क्योंकि आपका नॉर्मल डिडक्शन हो रहा था, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें कौन कौन से इस्टेब्लिशमेंट कवर है, तो एक बार आप पूरा देख लेना। ये जो सारी इस्टेब्लिशमेंट है, शॉप है, होटल हैं, सिनेमाज हैं, रोड ट्रांसपोर्ट में जो लोग काम करते हैं, सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें ईएसआईसी लागू होता है। उनको ये अपने एम्प्लॉय को समझाना है कि उनके बेनिफिट के लिए है, और ये कंपलसरी लॉ है, ये जो फॉलो नहीं करेगा उस पर कानूनन कार्रवाई होती है। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं जॉब करता हूँ, तो ये जो ईएसआई का बेनिफिट है वो किस किस किलो मिल सकता है, तो इसका बेनिफिट मुझे मिलेगा, देखिए मुझे खुद को यानी सेल्फ, मैं तो मेरी पत्नी को मिलेगा, मेरे डिपेंडेंट पेरेंट्स माता पिता को, और चिल्ड्रन। तो यहाँ पे देखने वाली बात है, मेन जो पॉइंट होता है यहाँ पे कवर होता है मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे। लेकिन यहाँ पे लॉ ने लिखा हुआ है डिपेंडेंट पेरेंट्स। मान लीजिए मेरे माता पिता हैं और वो पूरी तरीके से मुझ पर डिपेंड है, यानी उनकी कोई इनकम नहीं है, तो उनको भी ईएसआईसी कवर करता है, राइट। तो यहाँ तक हमने ईएसआईसी पूरी थ्योरी डिस्कस कर ली। अब हम लोग देखते हैं पीएफ का।
पीएफ क्या होता है? प्रोविडेंट फंड। ये आपका फंड एक तरीके से गुल्लक में पैसे जमा हो रहे हैं कि महीने महीने सैलरी का आपका डिडक्शन होता जाएगा, और जब आप जॉब छोड़ेंगे या मिनिमम टाइम तक सर्व कर लेंगे तो आप अपना पैसा वापस निकाल सकते हैं। ये एक तरीके से आपका फंड ही है। इसमें भी स्टेट वाइज रेट होते हैं, राइट। कहीं पे 8%, कहीं पे 11%, 12%। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में अभी 12% का रेट एप्लीकेबल है, यानी अगर आप दिल्ली में काम करते हैं तो 12% आपकी सैलरी का पीएफ में जमा होगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे भी रूल क्या है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में 20 या 20 से कम एम्प्लॉय, 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं तो उनके ऊपर पीएफ का रूल लग जाएगा और उनके अपने एम्प्लॉय को पीएफ काटना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई फैक्ट्री है, ऐसी इंडस्ट्री है, तो उनमें ये रूल लगना ही लगना है, राइट। तो रेट मैंने आपको बता दिए, मैंने आपको ईएसआई पीएफ का रेट बता दिया। अब पीएफ का रेट मैंने आपको बताया 12% रिडक्शन होता है, उसमें से कुछ पैसा हमारी पेंशन स्कीम में जमा होता है और कुछ हमारे जो है प्रोविडेंट फंड में जमा होता है। तो अभी आपको रेट याद रखना है, दैट इज़ 12%, राइट। तो ये भी किस लिए होता है, मैंने आपको बताया, ये भी इमरजेंसी नीड के लिए होता है। कल के दिन आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, मान लीजिए फैमिली में शादी है या कोई फंक्शन है या आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप अपने पैसे को निकाल सकते। अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉई है और मैं जानना चाहता हूं कि मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे उसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। पैन कार्ड ऑफ द प्रोप्राइटर, पार्टनर, डायरेक्टर। मान लीजिए मैं कंपनी चलाता हूँ या मेरा बिजनेस है, तो मेरा प्रोप्राइटर का पैन नंबर चाहिए होगा जिससे मेरा क्या होगा, रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए होगा जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा करते हैं। आधार कार्ड मेरा जमा होगा। अगर शॉप या इस्टेब्लिशमेंट है तो जीएसटी नंबर होगा या जो भी आपने डिपार्टमेंट से नंबर लिया होगा। डिजिटल सिग्नेचर एक होता है जिसमें ऑनलाइन सिग्नेचर करते हैं, वो लेना होगा। एक कैंसिल चेक की कॉपी लेनी होगी, राइट। अगर हम रेंट पे हैं तो रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा, राइट। तो ये डॉक्यूमेंट हैं। जैसे मेरा अगर बिजनेस है, मैं बिजनेस चलाता हूँ, मेरी कंपनी है, तो मुझे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी मैं अपने किसी एम्प्लॉय का ईपीएफ काट सकता हूँ, राइट। तो इस तरीके से अब देखा जाए इसमें नई चीज़ क्या है, यूएएन। इसमें क्या है, देखिए ये एक नंबर मिलता है हर एम्प्लॉय को। जैसे मान लीजिए आप मेरी कंपनी में काम करते हैं और पहले किसी और कंपनी में काम करते थे, तो एक आपको यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिल जाएगा। चाहे आप कितने भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करो, वो चेंज नहीं होगा और आपका पैसा एक ही जगह क्या होता जाएगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा। तो ये पूरा हमने क्या देखा, पीएफ का पूरा डिस्कशन। तो बाकी थ्योरेटिकल पॉइंट आप सारे देख लेना। ये नोट्स मैंने बहुत ही क्लमी नोट्स बनाए हैं, बहुत ही जल्दी रिवाइज होने वाले। हमारा मेन जो डिस्कशन है वो है प्रैक्टिकल, और अब हम लोग चलते हैं उस प्रैक्टिकल शीट पे जिसमें हम लोग मंथली हर महीने अपने एम्प्लॉयज़ की शीट बनाते हैं, राइट। देखिए, तो दिस इज़ द शीट। ये मैंने शीट बना रखी है, इसको मैं आपको पूरा समझाऊंगा और आप इसको साथ साथ अपने पीसी या कंप्यूटर पे बैठ के काम कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले शीट में क्या लेना है, आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सैलरी शीट फॉर द मंथ ऑफ। जैसे मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ये सितंबर मंथ है, तो हम पिछले महीने की सैलरी मान के चलिए हम निकाल रहे हैं और एम्प्लॉय को देने की तैयारी कर रहे हैं। तो एक शीट हम बनाएंगे किसको कितनी सैलरी देनी है। तो ये मैंने हेडिंग डाला। फिर यहाँ पे आपको कॉलम्स अरेंज करने हैं, ये फिर ये फिर ये। तो यहाँ पे आप कॉलम लीजिए। सबसे पहले एम्प्लॉय का कोड, जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ पे आपका एक रोल नंबर होता है, एक कोड होता है। उसके बाद एम्प्लॉय का नेम, उसके बाद डेजिग्नेशन, वो किस पद पे काम करता है। उसके बाद बेसिक सैलरी लिख लीजिए, जिस भी बेसिक सैलरी मिलती है। फिर उसके बाद अलाउंसेज होते हैं कई प्रकार के। वैसे ये अलाउंसेज बड़े बड़े एम्प्लॉय को मिलते हैं, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए हाउस रेंट अलाउंसेस है, चिल्ड्रन अलाउंसेस है, किसी प्रकार का आपको भत्ता अगर मिलता है तो वो आपको जोड़ना है। मतलब जो भी प्रकार की सैलरी में आपको बेसिक सैलरी के अलावा जो मिलता है। तो मैंने यहाँ दो चीज़ें ले ली हैं, एचआरए और कमीशन, राइट। कमीशन मैंने एचआरए फिक्स अमाउंट लिया है, किसी में 2500, किसी में 3000, किसी में 3500। एग्जाम्पल के लिए जिस एम्प्लॉय को जितना मिलता होगा हम उसके एचआरए में ले लेंगे। कमीशन मैंने यहाँ पे परसेंटेज में लिया है, अजम्पशन लिया है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाया है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है इज इक्वल टू ये सेल प्लस ये सेल इनटू का 10%। कैसे लगाया मैंने फॉर्मूला, दिस प्लस दिस इस टू का 10%। मतलब कमीशन मुझे मिलता है बेसिक सैलरी एचआरए का 10%, राइट। फिर उसके बाद ग्रॉस टोटल, मैंने तीनों को जोड़ दिया, मैंने इन तीनों को जोड़ दिया तो क्या बना तीनों का टोटल, बताइए। फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाया, इज इक्वल टू सम। तीनों सेल को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे एंटर कर दिया, तो ग्रॉस टोटल इस तरीके से आ गया। फिर ईएसआई कैसे लगाएंगे फॉर्मूला, ये जो आपका अमाउंट है उसका मैंने रेट फिक्स किया और मैंने आपको बताया था 3.25 और 0.75, ये मैंने यहाँ पे एक्यूमुलेट कर लिया है। वैसे तो अलग अलग कंट्रीब्यूट होता है ईएसआई का, किसका बताइए, एम्प्लॉय का अलग और एम्प्लॉयर का अलग। तो मैंने अभी दोनों का कंबाइन करके फॉर्मूला लगा दिया।
पीएफ के लिए मैंने आपको बताया था सेम इस वैल्यू का कितना लगाना है आपको 12%। देखिए फॉर्मूला बार में यहाँ पे भी 12% हम लोगों ने लिया हुआ है। अब एम्प्लॉय को सैलरी कितनी मिलेगी, देखिए यहाँ पे नेट टोटल क्या लगाया है, ये वाली सैलरी मिली थी तीनों को जोड़ के, इसमें से ये पैसा कटा, ये पैसा कटा, तो एम्प्लॉय को कितना मिलेगा, दिस माइनस दी। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाया, देखिए G3 माइनस एच और माइनस आई, दिस इज G माइनस एच माइनस आई, ये मैंने नेट टोटल बना दिया, राइट। तो इस तरीके से मैंने रैंडम लिया हुआ है, ये एम्प्लॉय कोड है, एम्प्लॉय कोड मैंने रैंडम लिया हुआ है, से 110019, इस तरीके से 19 के बाद मैंने एक एक ऐड किया, 20, 21, 22, इस तरीके से हम चलते चले गए और ये 33 तक आ गया। इस तरीके से मैंने ये रैंडम एम्प्लॉय के नेम ले लिए हैं, आप इसको देख सकते हो, ये एम्प्लॉय के नेम, और इस तरीके से मैंने रैंडम सेक्रेटरी, ऑडिटर, एंकर, एचआर, इस तरीके से मैंने दिया हुआ है, आप इसमें से डेजिग्नेशन ले सकते हैं। और उसके बाद ये मैंने रैंडम फिगर ली हुई है, आप इसमें से देख सकते हैं, या अपनी कोई भी रैंडम फिगर ले सकते हैं। तो ये शीट हम मंथली बनाते हैं एज एन अकाउंटेंट या एचआर, जिसमें हमें करना होता है एम्प्लॉय का डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। उसके बाद मैंने कुछ बेसिक फॉर्मूलेज और इसी में डिस्कस किए हैं सैलरी शीट में, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये टोटल, तो ये टोटल मैंने सब का टोटल कर दिया। तो टोटल कैसे करते हैं, देखिए ये सारे सम को मैंने टोटल कैसे कर दिया, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया क्या, इक्वल्स टू, ये पूरी सेल सेलेक्ट किया मैंने, ये पूरी सेल सेलेक्ट किया, इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या लगाया यहाँ पे देखिए, इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए सम, ब्रैकेट ओपन, और फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद पूरी सेल को सेलेक्ट किया, पूरे अमाउंट को, और लास्ट में कर दिया ब्रैकेट क्लोज, इस तरीके से, राइट। और ये सारा मैंने इस तरीके से। अब एक बात ध्यान समझिए आप, जब हम एक बार सेल में फॉर्मूला लगा लेते हैं, जैसे यहाँ पे पहला फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पे 10% का, तो ध्यान ये रखना है कि आपको अगर सेम फॉर्मूला कॉपी करना है हर सेल पे, तो एक बार आप लिख दीजिए और इस कोने पे आइए और यहाँ पे ब्लैक, डार्क ब्लैक बन के आएगा, और इस तरीके से ड्रैग कर दीजिए, तो पूरे फॉर्मूले को अपने आप वैल्यू ले लेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं इसको हटा देता हूँ, देखिए मैंने इसको हटा दिया, और क्योंकि मैंने यहाँ फॉर्मूला लगा रखा है, देखिए फॉर्मूला लगा रखा है, तो मैं यहाँ कोने में गया और मैंने इसको ड्रैग कर दिया, तो ये सेम फॉर्मूला कॉपी कर देगा। इस तरीके से ESI मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा रखा है 4%, मैं अगर इन वैल्यूज़ को हटा भी दूँ, क्योंकि याद रखना अगर वैल्यू सेम है और फॉर्मूला सेम है तो आपको सिर्फ ड्रैग करना है, तो इसको मैंने क्या किया, ये ड्रैग कर दिया, तो ये फॉर्मूले ने टोटल कर दिया, राइट। तो ये मैंने यहाँ पे टोटल किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 फॉर्मूले और सिखाए, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज। अब जैसे मान के चलिए ये हमारे पास सैलरी है 18, 19, 13,000। अब इन सब में मुझे जानना है कि मैक्सिमम सैलरी किसको मिल रही है, मिनिमम किसको मिल रही है, और मैं एवरेज एक एम्प्लॉय कितना पे करता हूँ। तो मैं देखो यहाँ फॉर्मूला लगाया, मिनिमम का फॉर्मूला क्या लगाया देखिए, तो यहाँ पे मैंने किया इज इक्वस टू, फॉर्मूला बार में देखिए इक्वस टू मिनिमम। अब मिनिमम किस में, इस पूरी सेल में सेलेक्ट करना है, तो पूरी सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, तो ये बता देगा 11,000 आपने मिनिमम पे किया है, जो कि यहाँ पे देखिए 11,000 यहाँ पे सबसे कम हमने पे किया है, राइट। यहाँ पे सबसे कम किसको पे किया है हमने, 11,000, दिस वन, राइट। इसी तरीके से फिर मैंने फॉर्मूला लगाया, मिनिमम का लगाने के बाद मैंने मैक्सिमम लगाया, तो सेम इज इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन, पूरी सेल को सेलेक्ट किया और एंटर किया, तो 29,000 इसने बता दिया, दिस वन इज द मैक्सिमम सैलरी। इस तरीके से एवरेज मैंने निकाला, मैं एवरेज कितना पे कर रहा हूँ, तो AVREJ मैंने पूरा किया, एवरेज में एवरेज लिखना है, और ब्रैकेट ओपन, उसको सारे सेल को सेलेक्ट करो, ब्रैकेट क्लोज करो, तो एवरेज आ जाएगा, राइट। इस तरीके से हम लोगों ने पूरा यहाँ पे डिस्कशन किया और आपको सारे फॉर्मूलेज मैंने मैक्सिमम में समझाने की कोशिश की। ये सैलरी शीट हमें बनानी आनी भी चाहिए, और अगर हम नहीं भी बनाते हैं एज एन अकाउंटेंट तो हमें पता होना चाहिए ESI का रेट क्या चल रहा है, PF का रेट क्या चल रहा है, क्योंकि ये हमारी नॉलेज का एज एन अकाउंटेंट पार्ट है, राइट। तो ये पूरा ESI PF इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कोई पॉइंट पूछना है या आपको ऑफिस में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।